हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वीवी श्रीवास्तव क्लासेस। हम इस वीडियो में है ना जो कि आईबीपीएस क्लर्क एंड पीओ स्पेशल के इस वीडियो सीरीज़ में बैंकिंग एंड फाइनेंशियल करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे, जो कि जनवरी 2022 से जुलाई 2022 के बीच का होगा, है ना। ये इस सीरीज़ का पार्ट 1 है ना। तो आइए हम इस वीडियो को शुरू करते हैं, ठीक है। फर्स्ट है SBI कार्ड जॉइंट हैंड विथ पेटीएम फॉर कार्ड टोकनाइजेशन, ठीक है। SBI कार्ड ने, है ना, पेटीएम के साथ मिलके क्या किया है, कार्ड टोकनाइजेशन करने की बात कही है ना। दोनों मिलके क्या करेंगे, कार्ड टोकनाइज करेंगे। कार्ड टोकनाइज का मतलब क्या होता है ना। तो हम कार्ड को क्या कर देंगे ना, मास्क कर देंगे। जो ओरिजिनल कार्ड होगी उसको हम मास्क करके, है ना, उसको रिप्लेस कर देंगे, है ना, एक यूनिक कैरेक्टर्स में। उसके जो कार्ड नंबर, जो ओरिजिनल कार्ड नंबर होते हैं, उसको हम रिप्लेस कर देंगे एक यूनिक कैरेक्टर में, है ना, जो कि डिफरेंट होगा ओरिजिनल कार्ड नंबर से, ताकि फ्रॉड ना हो सके, ठीक है। और इसी टर्म को हम क्या बोलते हैं, टोकन बोलते हैं, ठीक है। जिससे क्या होगा, है ना, कस्टमर्स को ये इंश्योर हो सकेगा कि उनके कार्ड के थ्रू मतलब फ्रॉड नहीं हो सकती है, ठीक है। तो ये हाथ मिलाया गया ताकि जो पेटीएम के थ्रू जो हम पेमेंट करते हैं, वहाँ पे जो हम कार्ड डिटेल डालते हैं वो हम ओरिजिनल कार्ड नंबर वगैरह डालते हैं, OTP ओरिजिनल कार्ड नंबर या फिर ओरिजिनल CVV वगैरह डालते हैं, जो कि हमें ये हो जाने के बाद हमें ओरिजिनल नहीं डालना पड़ेगा, हमें एक वर्चुअल मिलेगा, है ना, यूनिक कैरेक्टर। उसे हम डाल के हम पेमेंट कर सकेंगे, है ना। और हमारा जो ओरिजिनल डिटेल्स रहेगा वो सिक्योर रहेगा, ठीक है। SBI कार्ड ने पेटीएम के साथ ये हाथ इसलिए मिलाया है, ठीक है, ताकि कार्ड को टोकनाइज किया जा सके, ठीक है। SBI कार्ड का हेडक्वार्टर कहाँ है, गुरुग्राम हरियाणा में है। SBI कार्ड के MD और CEO कौन है, रामा मोहन राव अम्र है, ठीक है। नेक्स्ट है, RBI ने एक्सटेंड किया है जो डेडलाइन इसका था पीरियोडिक KYC अपडेट का, वो मार्च 31 2022 तक का, ठीक है। है ना, पहले ये डेडलाइन दिसंबर 31 2021 तक का था, लेकिन कोरोना के थर्ड वेव के कारण इस जो डेडलाइन था जो पीरियोडिक KYC अपडेट का, इसे RBI ने एक्सटेंड कर दिया है मार्च 31 2022 तक, ठीक है, 3 महीने के लिए, ठीक है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया फाउंडेड कब फाउंड हुआ था, 1 अप्रैल 1935 को ये फाउंड हुआ था, ठीक है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर कहाँ है, मुंबई महाराष्ट्र में। और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर कौन है, शक्तिकांत दास है, ठीक है। नेक्स्ट है, RBI रिटेन SBI, ICICI बैंक एंड HDFC बैंक फॉर DSI बीज, ठीक है, DSI बीज 2022। DSI बीज का मतलब क्या होता है, तो ये होता है डोमेस्टिक सिस्टमेटिकली इम्पोर्टेंट बैंक। मतलब कंट्री के लिए ये बैंक बहुत बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। अगर ये इन बैंक में से कोई भी बैंक फेल होता है तो हमारी इकोनॉमी क्या हो जाएगी, खड्डे में चली जाएगी, ठीक है। तो इसलिए RBI ने इन बैंक्स को क्या किया है ना, डेजिग्नेट किया है डोमेस्टिकली सिस्टमेटिकली, है ना, इम्पोर्टेंट बैंक, है ना। कौन कौन सी बैंक है, SBI, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ICICI बैंक और HDFC बैंक को, ठीक है ना, 2022 के लिए, ठीक है ना। ये कब तक ये DSI बीज बनी रहेंगी ये तीनों बैंक, तो सितंबर 4, सॉरी 1 मिनट, है ना। ये जब से मतलब सितंबर 2017 से ये बैंक, ये तीनों बैंक क्या बनी है ना, अभी तक ये मेंटेन रखिए DSI बीज को, है ना। मतलब ये क्या है, डोमेस्टिकली, है ना, सिस्टमेटिकली इम्पोर्टेंट बैंक, है ना। 2017 से अब तक ये हैं, ठीक है, ये तीनों बैंक। ये इसलिए हम ये RBI रिलीज करती है ना, ताकि इस पर गवर्नमेंट का स्पेशल फोकस रहे, ठीक है, RBI की स्पेशल फोकस रहे, क्योंकि अगर ये फेल होती है ना तो बहुत बड़ी फेल हो जाएगी हमारी इकोनॉमी की इंडिया में, ठीक है। और ये जो लॉन्च किया गया था इस स्कीम को, है ना, DSI बीज, ये 2015 में ये लॉन्च किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट है, RBI अप्रूव फिनो पेमेंट बैंक फॉर इंटरनेशनल रिमिटेंस बिजनेस। RBI ने फिनो पेमेंट बैंक को अप्रूवल दे दिया है कि वो इंटरनेशनल रिमिटेंस बिजनेस को कर सकती है। मतलब इंटरनेशनल में वो क्या कर सकती है, पैसे यहाँ से भेज सकती है दूसरे देशों में, इंडिया से वो क्या कर सकती है, रिमिटेंस भेज सकती है, या फिर वहाँ दूसरे देशों से ये रिमिटेंस ले सकती है, ठीक है। कोई इंसान मान लीजिए इंडिया में है
है ना, वो ब्रिटेन का ठीक है ना, और वो यहाँ पे कुछ का बिजनेस कर रहा है, तो वो अपने है ना होमलैंड अगर पैसे भेजता है तो वो फिनो पेमेंट बैंक के द्वारा भेज सकता है। या फिर कोई इंसान है ना ब्रिटेन में है और इंडिया अपने घर वो है ना अर्निंग को भेजना चाहता है, तो वो भी फिनो पेमेंट बैंक के द्वारा भेज सकता है। ठीक है, इसकी अप्रूवल किसने दे दी है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने दे दी है। ठीक है, चेयरमैन कौन है फिनो पेमेंट बैंक के? प्रोफेसर महेंद्र कुमार चौहान। ठीक है, फिनो पेमेंट बैंक इस्टेब्लिश कब हुआ था? 13 जुलाई 2006 में ये इस्टेब्लिश हुआ था। ठीक है, एमडी और सीईओ कौन है फिनो पेमेंट बैंक के? तो ऋषि गुप्ता है ये। ठीक है, हेडक्वार्टर कहाँ है फिनो पेमेंट बैंक का? तो मुंबई महाराष्ट्र में ये है ना हेडक्वार्टर इसका है। ठीक है, नेक्स्ट है आरबीआई एयरटेल पेमेंट बैंक गेट शेड्यूल्ड बैंक स्टेटस 2022। ठीक है, आरबीआई के द्वारा क्या बताया गया कि एयरटेल पेमेंट बैंक है ना जो कि पेमेंट बैंक है ना, इसको शेड्यूल्ड बैंक की स्टेटस दे दी गई है ना 2022 में आरबीआई के द्वारा। ठीक है, शेड्यूल्ड बैंक स्टेटस बोलने का मतलब क्या होता है? शेड्यूल 2 है ना, शेड्यूल 2 में बहुत सी बैंकों की लिस्टिंग की गई है, इसमें इस बैंक को लिस्ट कर दिया गया है। ठीक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के जो शेड्यूल्ड है ना सेकेंड शेड्यूल है। ठीक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 में है ना, उसमें इस बैंक को क्या कर लिया गया है? शेड्यूल्ड कर लिया गया है। क्यों? क्योंकि ये बहुत फास्ट ग्रोइंग डिजिटल बैंक है ना इंडिया में है ये। ठीक है, इसके बेस कितने? 115 मिलियन यूजर्स इसको यूज करते हैं। ठीक है, और ये ऑफ़र करता है डिजिटल सॉल्यूशन थ्रू एयरटेल थैंक्स ऐप। एयरटेल थैंक्स ऐप के द्वारा ये जितने भी डिजिटल जो सर्विसेज है वो प्रोवाइड करता है लोगों को। ठीक है, और ये रिटेल नेटवर्क इसके है ना 5 लाख नाइबरहुड बैंकिंग पॉइंट पे उपलब्ध है। ठीक है, और ये जो सितंबर 2021 के एंड में ये प्रॉफिटेबल साबित हुआ था है ना, ये जो एयरटेल पेमेंट बैंक है। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ एयरटेल पेमेंट बैंक से जुड़े हुए। एयरटेल पेमेंट बैंक के एमडी और सीईओ कौन है? नम्रता विश्वास इसके एमडी या सीईओ हैं है ना। एयरटेल पेमेंट बैंक का हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। ठीक है, और इसको फाउंड किया गया था 2027 में जनवरी में, सॉरी 2017 जनवरी 2017 में। ठीक है, नेक्स्ट है आरबीआई इशूड फ्रेमवर्क फॉर ऑफलाइन डिजिटल पेमेंट। आरबीआई ने एक फ्रेमवर्क जारी किया जिसमें बताया है कि अब ऑफलाइन भी डिजिटल पेमेंट किया जा सकता है ना। कौन कौन से तरीके से? तो कार्ड के तरीके से, वॉलेट्स के तरीके से, मोबाइल डिवाइसेस का यूज करके ये ट्रांजेक्शन रूरल एरिया या फिर सेमी अर्बन एरियाज़ में ये किया जा सकेगा। अपर लिमिट जो होगा ऑफलाइन पेमेंट ट्रांजेक्शन का, जिसे फिक्स किया गया है 200 विथ अ टोटल लिमिट ऑफ 2000 एट एनी पॉइंट इन टाइम। किसी भी समय पे आप 200 से 2000 तक का है ना ये ट्रांजेक्शन आप एक पॉइंट पे कर सकते हैं एक टाइम में। ठीक है, और कौन कौन इस है ना फ्रेमवर्क के तहत कौन कौन से लोग है ना ऐसे होंगे जो ये है ना सर्विस प्रोवाइड करेंगे? तो ऑथराइज पेमेंट सिस्टम ऑपरेटर है ना, पेमेंट सिस्टम पार्टिसिपेंट्स, या फिर एक्वायरर्स एंड इशूअर्स जैसे बैंक हो गए, नॉन बैंक्स हो गए, ये सभी इस फैसिलिटी को है ना प्रोवाइड कर सकेंगे रूरल या फिर सेमी अर्बन एरियाज़ में। ठीक है ना। ऑफलाइन मोड में जो पेमेंट होगा ये फेस टू फेस किया जाएगा है ना, कार्ड का यूज करके, वॉलेट्स का यूज करके, या फिर मोबाइल डिवाइसेस का यूज करके। ठीक है, और इसके लिए कोई और दूसरी ऑथेंटिकेशन कोई और फैक्टर जो कि ऑथेंटिकेशन की होती है उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी है ना। और रिजर्व बैंक द्वारा ये भी कहा गया है क्योंकि ये जो ट्रांजेक्शन होगी ऑफलाइन होगी, इसलिए जो मैसेज जो आता है, जो एसएमएस आता है जो कस्टमर के पास, वो कुछ टाइम पीरियड के बाद भी आ सकता है ना, डिले हो सकती है आपको है ना एसएमएस मिलने में आपके ट्रांजेक्शन की है ना, क्योंकि ये ऑफलाइन मोड में होगी। नेक्स्ट है आरबीआई कैंसल्ड ऑथराइजेशन सर्टिफिकेट ऑफ मुथूट व्हीकल फाइनेंस और इको इंडिया। ठीक है, तो है ना रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने जो अपने सीओए है सर्टिफिकेट ऑफ ऑथराइजेशन ये कैंसिल कर दिया गया कर दिया है ना मुथूट व्हीकल फाइनेंस और इको इंडिया के लिए। ठीक है, दोनों कंपनी ने जो गाइडलाइंस जो रेगुलेशन दी गई थी कहाँ ना कंप्लेंट्स दी गई थी दोनों कंपनी को,
है ना रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट जो दी गई थी इनको पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट 2017 के अंतर्गत, इसको ये कंप्लाई नहीं कर पाई, इसलिए आरबीआई ने इनकी सर्टिफिकेट ऑफ ऑथराइजेशन को कैंसिल कर दिया है। ठीक है ना। बोथ जो दोनों थी है ना, तुम्हारा मुथूट व्हीकल फाइनेंस या फिर है ना इको इंडिया फाइनेंशियल सर्विस लिमिटेड है ना प्राइवेट लिमिटेड, दोनों को सर्टिफिकेट ऑफ ऑथराइजेशन इशू किया गया था आरबीआई के द्वारा, है ना, ताकि ये क्या कर सके, इशू कर सके या फिर ऑपरेट कर सके, है ना, प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट को ये क्या कर सके, ऑपरेट कर सके और उसको इशू कर सके। इसका ऑथराइजेशन आरबीआई के द्वारा दिया गया था थ्रू सर्टिफिकेट ऑफ ऑथराइजेशन के द्वारा, जिससे क्या कर दिया गया, अब कैंसिल कर दिया गया, क्योंकि ये है ना कंप्लाई नहीं कर पाए जो रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट था, है ना, पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम ऑफ एक 2007 के अंतर्गत। ठीक है ना। और आरबीआई ने बोला है कि ये इन पे लागू होगा 31 है ना दिसंबर 2021 से। ठीक है। और जिस कस्टमर को इससे नुकसान हुआ है वो क्लेम कर सकते हैं इस कंपनी पे, है ना, विदिन 3 ईयर्स, है ना, 3 साल के अंदर, है ना, फ्रॉम द डेट ऑफ कैंसिलेशन, है ना, कैंसिलेशन के डेट से 3 ईयर्स के अंदर ही, है ना, जिस भी है ना कस्टमर को इससे नुकसान हुआ है वो क्लेम कर सकते हैं अपनी कंपनी पे, है ना, और कंपनी उन्हें वो क्लेम प्रोवाइड करेगी। ठीक है। आरबीआई ने इशू किया है एलिजिबिलिटी नॉर्म फॉर एंटिटीज हार्सनिंग क्रेडिट ब्यूरो डाटा, है ना। आरबीआई ने एक एलिजिबिलिटी नॉर्म रिलीज़ किया है ना, ये एलिजिबिलिटी होनी चाहिए किसी भी एंटिटीज़ में जो अगर है ना क्रेडिट ब्यूरो डाटा को हार्सन करना चाहती है ना, उसमें ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होना चाहिए, वही क्या कर सकते हैं, है ना, क्रेडिट ब्यूरो के डाटा को हार्सन कर सकते हैं। ठीक है। तो इसमें क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो हम यहाँ पे नीचे में देखते हैं, है ना। और इस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को कहाँ रखा गया है, ठीक है, ये रखा गया है क्लाउज जे ऑफ रेगुलेशन 3 ऑफ क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनीज अमेंडमेंट रेगुलेशन 2021 में ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को रखी गई है। इसके लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखी गई है, तो जो कंपनी होगी वो स्टैट्यूटरी उसको स्टेटस प्रोवाइड किया गया होगा इंडिया में। ठीक है। और जो स्टेटस, जो गवर्निंग स्टेटस है जो उसको प्रोवाइड की गई है, वो उस कंपनी को अलाउ करती होगी, है ना, इस है ना इंफॉर्मेशन जो क्रेडिट ये इंफॉर्मेशन जो है ना क्रेडिट ब्यूरो की डाटा को जो इन्फॉर्मेशन को ये प्रोसेस करेंगे उसकी, है ना, ऑथराइजेशन उनको गवर्निंग स्टेटस के थ्रू मिलना चाहिए, जो कि उसको स्टैट्यूटरी बॉडी को जो मिला है। ठीक है। और इसका नेट वर्थ होगा वो, है ना, 2 करोड़ रुपये होने चाहिए, है ना, मस्ट होनी चाहिए। कंपनी को ओन या कंट्रोल किया जाना चाहिए सिटीजन ऑफ इंडिया, रेसिडेंट ऑफ इंडिया, जो कि इंडिया का रेसिडेंट हो, उसके द्वारा ही इस कंपनी को ओन या कंट्रोल किया जाना चाहिए। ठीक है। और कॉर्पोरेशन ने कम से कम, है ना, 3 साल तक, है ना, क्या किया हो, 3 साल का एक्सपीरियंस हो कंपनी के पास। ठीक है। और जो कंपनी के प्रोमोटर होंगे, डायरेक्टर होंगे, वो किसी भी क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में, है ना, जो कि मॉरल टर्पिट होगा या फिर फाइनेंशियल क्राइम होगा, इसमें इन्वॉल्व नहीं होंगे पास्ट में। ठीक है। और ये जो कंपनी होंगी, है ना, उनके पास एक सिक्योर इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की सर्विस सिस्टम होगी, जिससे लोगों की डाटा जो होगी ना वो सिक्योर रह सके। ठीक है। नेक्स्ट है आरबीआई इंक्रीज बैंक्स एलसीआर मेंटेनेंस ऑन फंड रिसीव्ड। ठीक है। एलसीआर का फुल फॉर्म लिक्विडिटी कवरेज रेशियो। ठीक है। आरबीआई ने ये बैंकों के लिए, है ना, इंक्रीज कर दिया है। पहले ये कितना था, 5 करोड़ था, अब ये बढ़ा के कितना कर दिया गया है, 7.5 करोड़ कर दिया गया है आरबीआई के द्वारा, ताकि कोई भी शॉर्ट टर्म में, है ना, अगर शॉर्टेज हो फंड का, है ना, अगर किसी भी बैंक में, तो इसके थ्रू इसको क्या किया जा सके, पूरा किया जा सके। इसलिए आरबीआई ने इस एलसीआर को, है ना, बढ़ा दिया है। ठीक है। और ये किसके किसके लिए बढ़ाया है, जितने भी कमर्शियल बैंक हैं, है ना, उनके लिए बढ़ाया है ना। ये जो एलसीआर मेंटेनेंस होगा ये रीजनल रूरल बैंक या फिर लोकल एरिया बैंक, पेमेंट बैंक पे अप्लाई नहीं होगा। ठीक है ना। और ये, है ना, बेसिल कमेटी ऑन बैंकिंग सुपरविजन की गाइडलाइंस को देखते हुए, है ना, बढ़ाया गया है। ठीक है। एलसीआर क्या होता है, तो ये प्रोमोट्स करता है शॉर्ट टर्म रेजिलिएंट ऑफ बैंक टू पोटेंशियल लिक्विडिटी डिसरप्शन बाय इंश्योरिंग
दैट दे हैव सफिशिएंट हाई क्वालिटी लिक्विडिटी एसेट टू सर्वाइव एन एक्यूट स्ट्रेस सिनेरियो लास्टिंग फॉर 30 डेज। 30 दिन के अंदर कुछ भी अगर अनहोनी होती है बैंक्स में, मान लो फंड की या फिर किसी भी चीज़ की, है ना, शॉर्टेज होती है, तो उसको पूरा करने के लिए ये सफिशिएंट होंगे, है ना, इसलिए इस लिक्विडिटी कवरेज रेशियो को रखा जाता है। ठीक है। आरबीएल बैंक टाइज अप विथ गूगल टू एडवांस नेक्स्ट जेन कस्टमर एक्सपीरियंस। कस्टमर एक्सपीरियंस को बूस्ट करने के लिए, है ना, आरबीएल बैंक ने, है ना, आरबीएल बैंक ने, है ना, किसके साथ, गूगल के साथ हाथ मिलाया है। ठीक है। आरबीएल बैंक ने गूगल के साथ हाथ मिलाया है ताकि ये क्या कर सके, अपने कस्टमर को बेस्ट एक्सपीरियंस दे सके थ्रू ए प्लेटफॉर्म अबैकस 2.0, है ना, 2.0 अबैकस जो ये प्लेटफॉर्म है, डिजिटल प्लेटफॉर्म आरबीएल बैंक का, है ना, इसके थ्रू ना जो अपने कस्टमर्स हैं उनको बेस्ट एक्सपीरियंस प्रोवाइड कर सके, इसलिए इसने गूगल के साथ हाथ मिलाया है ताकि अलग अलग फीचर्स इसमें इंक्लूड किए जाएँ। ठीक है। जैसे डाटा मैनेजमेंट हो गया, एनालिटिक्स होगा, है ना, क्रॉस सेलिंग विद इन बैंक लार्जेस्ट कस्टमर बेस। ठीक है ना। और आरबीएल बैंक के अभी करेंटली 4 मिलियन अर्बन रिटेल एसेट एंड लिक्विडिटी कस्टमर हैं। ठीक है। लगभग 4 मिलियन कस्टमर इसके अभी हैं आरबीएल बैंक के। ठीक है। आरबीएल बैंक फाउंड कब किया था 1943 में किया गया था। इसका हेडक्वार्टर है मुंबई महाराष्ट्र में। इसके सीईओ और एमडी कौन है, राजीव आहूजा। ठीक है। और इसका टैगलाइन क्या है, अपनों का बैंक। ठीक है। नेक्स्ट, आरबीआई सेटअप ए सेपरेट डिपार्टमेंट फॉर फिनटेक, फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी, है ना, मान लीजिए डिजिटल टेक्नोलॉजी या फिर फाइनेंस में जितनी भी टेक्नोलॉजी का यूज होता है उसके डेवलपमेंट के लिए एक सेपरेट डिपार्टमेंट ही, उसके डेवलपमेंट, उसके रेगुलेशन, उसके मेंटेनेंस, उसके सारी चीज़ों को उसकी देख रेख के लिए क्या कर, रेगुलेशन के लिए क्या किया गया, आरबीआई के द्वारा एक सेपरेट डिपार्टमेंट ही बना दिया गया है। ठीक है। इसका नाम क्या है, फिनटेक। ठीक है, फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी। ठीक है। और ये इफेक्टिव होगा जनवरी 4, 2022 से। ठीक है। इसको बनाया गया है बाय सब्ज्यूमिंग फाइनेंशियल फिनटेक डिवीजन ऑफ डिपार्टमेंट, है ना, ऑफ पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एंड सेंट्रल ऑफिसेस। ठीक है ना। ये डिपार्टमेंट, है ना, केवल इनोवेशन को ही प्रमोट नहीं करेगा बल्कि आइडेंटिफाई करेगा चैलेंजेस को, है ना, और अपॉर्चुनिटी को भी आइडेंटिफाई करेगा ताकि हम फिनटेक जो है ना को इंडिया में डेवलप कर सके, है ना, एंड है ना, फिनटेक से रिलेटेड सारे रेगुलेशन किया जा सके। ठीक है। अजय कुमार चौधरी जो कि, है ना, रिसेंटली प्रमोटर हैं और, है ना, एज द एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ आरबीआई, है ना, वाज अपॉइंटेड एज हेड ऑफ डिपार्टमेंट, है ना, अजय कुमार चौबे को इसका हेड ऑफ डिपार्टमेंट बनाया गया है। ठीक है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया फाउंड कब किया गया था, 1 अप्रैल 1935 को। इसका हेडक्वार्टर है मुंबई महाराष्ट्र में और इसके गवर्नर अभी शक्तिकांत दास हैं। ठीक है। नेक्स्ट है ग्लोबल प्राइवेट बैंकिंग अवार्ड 2021, है ना, ग्लोबल प्राइवेट बैंकिंग अवार्ड की लिस्ट जारी की गई कहाँ पे, प्रोफेशनल वेल्थ मैनेजमेंट, जो कि एक मैगजीन है। ठीक है, वेल्थ मैनेजमेंट मैगजीन है, इसको पब्लिश किया जाता है फाइनेंशियल टाइम्स ग्रुप के द्वारा। इसमें एक लिस्ट जारी की गई जिसमें HDFC बैंक को बेस्ट प्राइवेट बैंक इंडिया में बताया गया। ठीक है ना। और इसको ये अवार्ड ग्लोबल प्राइवेट बैंकिंग अवार्ड 2021 दिया गया, है ना। क्यों दिया गया, क्योंकि इसने डिजिटलाइजेशन में, कम्युनिकेशन एंड इन्वेस्टमेंट इन इन्वायरमेंटल, सोशल एंड गवर्नेंस में बहुत काम किया है, इसलिए अवार्ड इसे, है ना, HDFC बैंक को दिया गया। HDFC बैंक का हेडक्वार्टर मुंबई में है। HDFC बैंक का फाउंड किया गया अगस्त 1994 में। इसके CEO हैं शशिधर जगदीशन। ठीक है। और इस बैंक के चेयरमैन हैं अतानु चक्रवर्ती। ठीक है। नेक्स्ट है पेटीएम पेमेंट बैंक बिकम मोस्ट प्रिफर्ड UBI बेनिफिशियरी बैंक इन इंडिया। ठीक है। पेटीएम पेमेंट बैंक जो है ना, मोस्ट प्रिफर्ड UPI बेनिफिशियरी बैंक इंडिया में बन गया है। ठीक है। एक सिंगल मंथ में इसने 926 मिलियन UPI ट्रांजेक्शन किए गए हैं इसके ऊपर। ठीक है। और ऐसा करने वाला ये मोस्ट प्रिफर्ड UPI बेनिफिशियरी बैंक इंडिया में बन गया है। ठीक है। है ना। स्टेट ऑफ बैंक ऑफ इंडिया टॉप किया है चार्ट में, बिगेस्ट रिमिटर दिसंबर 2021 में। उसके बाद है ना कौन है, PPBL है सेकेंड लार्जेस्ट नंबर पे, 664.89 मिलियन ट्रांजेक्शन इसके भी किए गए हैं। ठीक है, थ्रू पेटीएम पेमेंट बैंक के द्वारा। ऐसा रिपोर्ट किसने दिया है, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया,
CI ने दिया है। ठीक है, चेयरमैन कौन होंगे? चेयरमैन कौन है पेटीएम पेमेंट बैंक के? तो विजय शेखर शर्मा। MD और CEO पेटीएम पेमेंट बैंक के कौन है? सतीश कुमार गुप्ता। और पेटीएम पेमेंट बैंक लिमिटेड का हेडक्वार्टर कहाँ है? नोएडा, उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, नेक्स्ट RBI रिलीज एनुअल रिपोर्ट ऑफ एम्बर्ड्समैन स्कीम 2020-21। ठीक है, क्योंकि ये ऑम्बुड्समैन स्कीम जितनी बैंकिंग की थी वो सबको सब्ज्यूम करके अब एक ऑम्बुड्समैन बना दिया गया है, इसलिए RBI ने एनुअल रिपोर्ट जारी किया है इसका, है ना, 2021 का। ठीक है, और ये जो एनुअल रिपोर्ट होगा वो किस किस ड्यूरेशन का होगा? 1 जुलाई 2020 से लेके मार्च 31, 2021 तक का होगा। ठीक है, और इस एनुअल रिपोर्ट में किसके एक्टिविटीज कवर किया गया है? बैंकिंग ऑम्बुड्समैन स्कीम 2006 को इंक्लूड किया गया है, द ऑम्बुड्समैन स्कीम फॉर नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी 2018 और ऑम्बुड्समैन स्कीम फॉर डिजिटल ट्रांजेक्शन 2019, इनके एक्टिविटीज़ को इस रिपोर्ट में कवर किया गया है। ठीक है, वॉल्यूम देखा गया जो कंप्लेंट का, है ना, इन तीनों ऑम्बुड्समैन स्कीम के द्वारा जो लोगों के द्वारा फाइल की गई है वो 22.27%, है ना, एनुअल बेसिस पे की गई है ना, और ये कितनी रही है ना, 3,03,107 रही है ना। कंप्लेंट जो रिसीव किया गया BOS के द्वारा, है ना, बैंकिंग ऑम्बुड्समैन स्कीम के द्वारा, है ना, जुलाई 1, 2022 से लेके मार्च 31, है ना, 2021 के बीच में, तो ये है ना 2,73,204 रही है। ठीक है, कंप्लेंट जो रिसीव की गई है ऑम्बुड्समैन स्कीम फॉर नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज पे, है ना, वो कितनी रही है? 26,957 रही है ना, 1 जुलाई 2020 से लेकर मार्च 31, 2021 तक। और जो कंप्लेंट रिसीव किया गया है ना ऑम्बुड्समैन स्कीम फॉर डिजिटल ट्रांजेक्शन के तहत, वो कितना रहा है, कितना बढ़ा है ना, 2,946 ड्यूरिंग 4 जुलाई 2020 से लेकर मार्च 31, 2021 तक। ओके, मेजर एरिया कंप्लेन का कहाँ रहा है? ATM और डेबिट कार्ड के ऊपर ज़्यादातर कंप्लेन आया है, मोबाइल या फिर इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग के ऊपर ज़्यादा कंप्लेन आया है, और क्रेडिट कार्ड से रिलेटेड बहुत सारे कंप्लेन आए हैं। ठीक है, ये एरिया है ना लगभग 42.74% कंप्लेंट्स को, है ना, कवर करते हैं। ठीक है, और मैक्सिमम जो कंप्लेंट कहाँ किस सिटी से आए हैं? तो चंडीगढ़ से सबसे मैक्सिमम कंप्लेंट दर्ज किए गए हैं, है ना। ये कितने दर्ज किए? 28,019। ठीक है, जो कि 10.26% होता है टोटल कंप्लेंट का। ठीक है, चंडीगढ़ के बाद कानपुर सेकंड नंबर पे है 21,168 कंप्लेंट के साथ, है ना, और है ना न्यू दिल्ली 18,767 के साथ थर्ड नंबर पे है। ठीक है, कानपुर का है ना जो कंप्लेंट है वो 7.75% है टोटल कंप्लेंट का, और दिल्ली का 6.68% रहा है टोटल कंप्लेंट का। ओके, नेक्स्ट है द यूनियन कैबिनेट अप्रूव्ड इन्फ्यूजन ऑफ 1,500 करोड़ रुपीज इन IRDEA। ठीक है ना, यूनियन कैबिनेट ने अप्रूव दे दिया है कि 1,500 करोड़ रुपीज़ का इन्फ्यूज किया जाएगा IRDEA, जो एक रेगुलेटरी बॉडी है ना, इंश्योरेंस कंपनीज की, उसमें कितने रुपए का इन्फ्यूजन किया जाएगा? 1,500 करोड़ रुपीज़ का इन्फ्यूजन किया जाएगा। और इस इन्फ्यूजन के साथ ही लगभग 10,200 जॉब्स क्रिएट होंगी, है ना, और कार्बन रिड्यूशन भी, है ना, कार्बन को भी रिड्यूस किया जाएगा लगभग 7.49, है ना, मिलियन टन। ठीक है, सॉरी IRDEA, सॉरी ये कोई इंश्योरेंस कंपनी, रेगुलेटिंग कंपनी नहीं है, ये एक है ना इन्वायरमेंट से रिलेटेड कंपनी है। ठीक है, और इसमें अगर इन्फ्यूज किया जा रहा है 1,500 करोड़ रुपीज़, है ना, तो है ना क्या होगा, लगभग 10,200 जॉब का क्रिएशन होगा, और कार्बन इमिशन में कमी लाई जा सकेगी अप्रोक्सीमेटली 7.49 मिलियन टन के अप्रोक्सीमेटली। ठीक है, ये IRDEA जो होता है ये बहुत बड़ा रोल प्ले करता है ना, रिन्यूएबल एनर्जी के क्षेत्र में बहुत काम करता है। ठीक है, और इसके पोर्टफोलियो इंक्रीज हुए हैं लगभग है ना 8,800 करोड़ से 28,000 करोड़ तक, ये लास्ट 6 ईयर में ये क्या किया है, इंक्रीज़ किया है। एक नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जो कि इंगेज है प्रमोट
प्रोजेक्टिंग डेवलपिंग एंड एक्सटेंडिंग फाइनेंशियल असिस्टेंस और सेटिंग अप प्रोजेक्ट रिलेटिंग टू न्यू एंड रिन्यूएबल सोर्स। ऐसे जो प्रोजेक्ट जो न्यू एंड रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी पे बेस्ड है उसको ये क्या करता है, फाइनेंस प्रोवाइड करता है। और ये क्या है, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, ठीक है। और अगर इसमें गवर्नमेंट 15,000 करोड़ रुपीज़ का इन्फ्यूजन करती है तो 10,200 जॉब्स का क्रिएशन होगा और है ना कार्बन इमिशन को कमी किया जा सकेगा अप्रोक्सीमेटली 7.49 मिलियन टन, ठीक है। IREDA के फाउंड कब हुआ था, 1987 में। इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है और इसके चेयरपर्सन कौन है, प्रदीप कुमार दास हैं, ठीक है। नेक्स्ट है RBI अनाउंसेस डिजिटल पेमेंट इंडेक्स फॉर सितंबर 2021। सितंबर 2021 के लिए RBI ने डिजिटल पेमेंट इंडेक्स जारी किया है, ठीक है ना, जो कि क्या शो कर रहा है ना, कि है ना 39.64% इंक्रीज हुआ है डिजिटल पेमेंट में, ठीक है, जो अब कितना हो गया 304.06 है ना, सितंबर में हो गया है। और ये पिछले साल इसी मंथ में कितना था, 217.74 था, ठीक है ना, और RBI ने इंट्रोड्यूस किया था डिजिटल पेमेंट इंडेक्स जनवरी 2021 में और इसका बेस ईयर कब रखा था, मार्च 2018 इसका बेस ईयर इसने रखा था, है ना, जिसके थ्रू ये क्या देखता है कि डिजिटल पेमेंट में इम्प्रूवमेंट है ना कितनी हुई, है ना। और है ना इसके लिए 4 पैरामीटर पे क्या करता है ना, 5 ब्रॉड पैरामीटर पे क्या करता है, मेजर करता है, ठीक है, डिजिटल पेमेंट इंडेक्स को। पहला है वो पेमेंट इनेबलर जिसको 25% वेटेज दिया गया है। दूसरा है पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डिमांड साइड फैक्टर 10% जिसको क्या दिया गया है, वेटेज दिया गया है। पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर सप्लाई साइड फैक्टर इसको 15% वेटेज दिया गया है। पेमेंट परफॉर्मेंस 45% वेटेज दिया गया है। कंज्यूमर सेंट्रिसिटी 5% वेटेज दिया गया है, ठीक है। इस पैरामीटर्स के सब पैरामीटर्स भी हैं, है ना, और इन सभी को देखते हुए ही है ना RBI क्या रिलीज करती है, डिजिटल पेमेंट इंडेक्स है ना रिलीज करती है, ठीक है। डिजिटल मोड जो है ना बढ़ के कितना हो गया है ना 304.06 हो गया है एज कम्पेयर टू पिछले साल कितना था 217.74% था, 74 था, ठीक है। और ये कितने परसेंट का बढ़ोतरी हुई, 39.64% की वृद्धि हुई है, ठीक है। ऐसा इस रिपोर्ट में बताया गया है, ठीक है। इस रिपोर्ट को इंट्रोड्यूस किया गया जनवरी 2021 में। इसका बेस क्या है, मार्च 2018। RBI पेपर ऑप्टिमल हेज रेशियो फॉर है ना एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग इज एट 63, ठीक है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के वर्किंग पेपर के अकॉर्डिंग अगर माने हम तो ऑप्टिमल हेज रेशियो जो कि एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग का है वो बढ़ गया है ना इंडियन फार्म इन इंडिया के लिए, ठीक है, जो कि अब 63% है, ठीक है, फॉर द पीरियड ऑफ हाई वॉलेटिलिटी इन फॉरेन एक्सचेंज मार्केट, ठीक है। ये एक ऐसा रेशियो है जो कि इम्प्लाइज करता है द परसेंटेज ऑफ टोटल एसेट और लाइबिलिटीज एक्सपोजर दैट एन एंटिटी आउट टू हेज अगेंस्ट एक्सचेंज रेट फ्लक्चुएशन। एक ऐसा रेशियो होता है एसेट या लाइबिलिटीज़ का जिसको है ना अगर एक्सचेंज रेट में फ्लक्चुएशन हुआ तो एंटिटीज़ क्या करेंगी, इसको बेच के या फिर है ना खरीद के क्या कर सकेंगी, उस फ्लक्चुएशन को क्या कर सकती हैं, स्टेबल कर सकती है, और इसी को हम क्या बोलते हैं, हेज रेशियो बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक लॉन्च प्लेटिना फिक्स्ड डिपॉजिट स्कीम, है ना। उज्जीवन स्मॉल फाइनेंशियल बैंक है ना प्लेटिना फिक्स्ड डिपॉजिट है ना एक लॉन्च किया है स्कीम को, है ना, जिसमें इंटरेस्ट रेट जो होगा 15 बेसिक पॉइंट ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू रेगुलर टर्म डिपॉजिट जो कि प्रोवाइड किया जाता है उज्जीवन स्मॉल फाइनेंशियल बैंक के द्वारा, ठीक है। ये प्लेटिना FD क्या है ना, फाइनेंस फिक्स डिपॉजिट क्या है, तो नॉन कैपेबल डिपॉजिट है, कॉलेबल डिपॉजिट है, मतलब इसे आप जब तक मैच्योरिटी पूरी नहीं हुई तब तक आप इसको बैंक से विड्रॉ नहीं कर सकते, ठीक है। और इस पे है ना ये जो उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक है प्लेटिना फिक्स डिपॉजिट है, ये स्कीम लॉन्च की है ना। इसकी इंटरेस्ट रेट क्या होने वाली है, जनरल FD जो कि 990 दिन की होगी उसकी
इंटरेस्ट रेट, उस पर इंटरेस्ट रेट कितना दिया जा रहा है, 6.75% दिया जा रहा है, जबकि जो प्लेटिना फिक्स डिपॉजिट होगी सेम 990 डेज के लिए, उसके ऊपर कितनी रहेगी, इंटरेस्ट रेट कितनी दी जा रही है, 6.90, मतलब 0.515% ज़्यादा दी जा रही है एज कम्पेयर टू जनरल। ठीक है, और जनरल जो कि सीनियर सिटीजन के लिए, ठीक है, और सीनियर सिटीजन के लिए 7.50% है ना, क्या जनरल एफडी, और जबकि वही प्लेटिना फिक्स डिपॉजिट है ना, सीनियर सिटीजन के लिए कितने परसेंट इंटरेस्ट रेट देगी, है ना, 7.65% इंटरेस्ट रेट, मतलब 0.5%, 15% ज़्यादा दे रही है एज कम्पेयर टू जनरल, है ना, फिक्स डिपॉजिट। ठीक है, मिनिमम अमाउंट क्या होगा फिक्स डिपॉजिट का, 20 लाख होगा, और मैक्सिमम 2 करोड़ होगा। ठीक है, और टेन्योर कितने सालों के लिए रखा जा सकता है, 1 साल से 5 साल के बीच में रखा जा सकता है। उज्जवल स्मॉल फाइनेंशियल बैंक फाउंड कब हुआ था, 2017 में हुआ था। इसके हेडक्वार्टर बेंगलुरु में है, और इसके एमडी या सीईओ कौन है, इतीरा डेविस। ठीक है, इसके सीईओ और क्या है, एमडी है। नेक्स्ट है गवर्नमेंट नोटिफाइज अमलगमेशन ऑफ पीएमसी बैंक विथ यूनिटी स्मॉल फाइनेंशियल बैंक लिमिटेड, है ना। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक सैंक्शन जारी कर दिया है, जिसमें क्या बोला गया है, पंजाब एंड महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड अमलगमेट कर जाएगी यूनिटी स्मॉल फाइनेंशियल बैंक लिमिटेड के साथ। ठीक है, और जितने भी ब्रांचेज होंगे, है ना, वो 25 जनवरी 2022 के बाद, है ना, जितने भी ब्रांचेज होंगे पीएमसी बैंक के, वो फंक्शन करेंगे एज ए ब्रांचेज ऑफ यूनिटी स्मॉल फाइनेंशियल बैंक लिमिटेड। ठीक है ना। यूनिटी फाइनेंस स्मॉल फाइनेंस बैंक को प्रमोट किया जाता है सेंट्रम फाइनेंस सर्विस लिमिटेड, है ना, अलॉन्ग विथ रेजिलिएंट इनोवेशन प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा। ठीक है, और बोथ द प्रोमोटर्स हैव इन्फ्यूज्ड कैपिटल ऑफ 1105.10 करोड़, है ना, इस बैंक में दोनों जो प्रोमोटर हैं वो लगाए हैं। ठीक है ना। अमलगमेशन के बाद, है ना, जो कस्टमर होंगे, है ना, जो SFB है, यूनिटी SFB स्मॉल फाइनेंशियल बैंक है ना, वो पीएमसी के बैंक के जो कस्टमर होंगे उनके अमाउंट को, है ना, इंस्टॉलमेंट के थ्रू 10 साल में रिटर्न कर देंगे, है ना, ऐसी बात कही गई। ठीक है, ऐसी बात की रेगुलेशन है। ठीक है, चेयरमैन पीएमसी बैंक के कौन है, बलवीर सिंह कोच्चार। ठीक है, पीएमसी बैंक फाउंड हुआ था 1894 में। ठीक है, और पीएमसी बैंक का हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में है। ठीक है, नेक्स्ट है सिटी यूनियन बैंक लॉन्चेज फिटनेस वॉच डेबिट कार्ड इन टाई अप विथ GoQII। ठीक है, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने, है ना, सिटी यूनियन बैंक ने एक फिटनेस वॉच डेबिट कार्ड, मतलब इंसान हाथ में इस डेबिट कार्ड को पहन सकता है, और ये फिटनेस रिलेटेड भी चीज़ें इसमें दिखती रहेगी, आपकी हार्ट रेट एंड सो ऑन। ठीक है, और इसके थ्रू आप क्या कर सकते हैं, पेमेंट भी कर सकते हैं। ठीक है, और अगर आप 5,000 से ज़्यादा की पेमेंट अगर आप करते हैं पॉइंट ऑफ सेल मशीन पे, है ना, इस डेबिट कार्ड से, है ना, तो आपको क्या करने पड़ेंगे, पिन भी बताने पड़ेंगे। ठीक है, और इस है ना स्मार्ट वॉच का दाम कितना है, अभी इंट्रोडक्टरी दाम है 3,499 रुपीज़। ठीक है, एज कम्पेयर टू इसका एक्चुअल कॉस्ट कितना है, 6,499। ठीक है, सिटी यूनियन बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ है ना, तो ये है कुंभाकोणम। ठीक है, सिटी बैंक के सीईओ कौन है, डॉक्टर N कमाकोडी। ठीक है, और इसको फाउंड किया गया था 1904 में। ठीक है, नेक्स्ट है SPMCIL, मतलब सिक्योरिटी प्रिंटिंग एंड मिंटिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड ने, ठीक है, न्यू बैंक नोट को प्रिंट करने के लिए, है ना, कुछ मशीनें लगाई है नासिक और देवास में। ठीक है, न्यू करेंसी नोट मतलब जो अभी नए नए तरीके के जितने भी नोट्स आए हैं ना, उनको छापने के लिए, है ना, ये, है ना, प्रिंटिंग लाइंस लगाई गई है नासिक और देवास में। ठीक है, सिक्योरिटी प्रिंटिंग एंड मिंटिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, इसने नए जो बैंक नोट जो जारी हुए हैं उसको छापने के लिए मशीनों, है ना, मशीन लगाए हैं नासिक में, है ना, करेंसी नोट प्रेस नासिक, और है ना बैंक नोट प्रेस देवास में। ठीक है, अभी इंडिया में 4 प्रिंटिंग प्रेस है जहाँ पे, है ना, बैंक नोट को छापे जाते हैं। पहला देवास जो कि मध्य प्रदेश में है, नासिक महाराष्ट्र में है ना, मैसूर कर्नाटका में है, और सलबोनी वेस्ट बंगाल में। ये 4 जगह हैं जहाँ पे बैंक नोट छापे जाते हैं। ठीक है ना।
है ना। नासिक में जो बैंक नोट छापे जाते हैं उसको ओन किया जाता है SPMCIL के द्वारा। कर्नाटक में जो मैसूर में है ना। और जो वेस्ट बंगाल में है उसको ओन किए जाते हैं भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा। ठीक है। SPMCIL जो है ना जो कंपनी है ना, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की मिनीरत्न कंपनी है। ठीक है। और ये क्या क्या काम करती है, तो मैन्युफैक्चरिंग और प्रोडक्शन करती है करेंसी की और बैंक नोट की, है ना। सिक्योरिटी पेपर को छापती है, नॉन जुडिशियल स्टाम्प पेपर छापती है, पोस्टल स्टाम्प छापती है ना। पासपोर्ट, वीज़ा, चेक, बॉन्ड, वारंट, स्पेशल सर्टिफिकेट विद सिक्योरिटी फीचर, सिक्योरिटी इंक, है ना। सर्कुलेशन एंड कॉमर्टेटिव कॉइन्स, है ना। मेडोलियंस, है ना। रिफाइनिंग ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर एंड एशे ऑफ प्रीशियस मेटल अमंग अदर, ये सब काम ये करती है और एक मिनीरत्न कंपनी है ना, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की। ठीक है। SPMCIL के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर कौन है, तृप्ति प्रताप, है ना, घोष। इसको फाउंड किया गया 10 फरवरी 2006 को। ठीक है। नेक्स्ट, SBI लिस्टेड द मैडन इशू ऑफ 300 मिलियन फॉर्मोसा बॉन्ड ऑन इंडियन INX। ठीक है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने इशू किया है 300 मिलियन का फॉर्मोसा बॉन्ड, है ना, और इसको लिस्ट कराया गया है इंडियन INX गिफ्ट IFSC में। ठीक है। ये पहला ऐसा लेंडर है SBI जिसने फॉर्मोसा बॉन्ड से पैसे रेज किए हैं, मनी रेज किए हैं। ठीक है। और ये बॉन्ड कहाँ का है, ताइवान का है। ठीक है। और SBI पहला इशूअर है ग्रीन बॉन्ड, जो कि नवंबर 2021 में लग्जमबर्ग स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट हुई थी। ठीक है। तो इसकी भी फर्स्ट इशूअर SBI ही है। ठीक है। ओके। SBI को फाउंड किया गया था 1 जुलाई 1955 को। हेडक्वार्टर इसका मुंबई में है और इसके चेयरमैन कौन है, दिनेश कुमार खरे। ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही। ठीक है। हमारे इस वीडियो सीरीज़ के नेक्स्ट जो पार्ट को देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबा दें, है ना। थैंक यू, स्टे ट्यून्ड।